सुप्रभात। क्लास 11 फिजिक्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं लंबाई मापने का इनडायरेक्ट मेथड, अप्रत्यक्ष विधि, पैरालेक्स मेथड और त्रिकोणमितीय विधि, ट्रिग्नोमेट्रिक मेथड। पैरालेक्स क्या है? व्हाट इज पैरालेक्स? ए पॉइंट से मैं किसी एस स्टार को या एस ऑब्जेक्ट को इस एस डैश जो इससे दूर है उसके सापेक्ष, उसके रिलेटिव देख रहा हूँ। अभी ये एस ए पॉइंट से मुझे इससे राइट लग रहा है, ये राइट है। एस डैश के कंपैरिजन में एस की पोजीशन राइट है। जब मैं एक ही जगह चलते हुए बी पर पहुंच जाता हूं, मेरा दूसरा प्रेक्षण स्थल, दूसरी ऑब्जर्वेटरी बी है। बी से जब मैं देखता हूं एस डैश के सापेक्ष ये एस मुझे लेफ्ट दिखाई देता है। यहाँ से ये लेफ्ट दिखाई देगा, यहाँ से ये राइट दिखाई देगा, मतलब इसकी स्थिति बदलती हुई दिख रही है। इसमें कोई कोणीय विस्थापन आ रहा है, एंगुलर चेंज हो रहा है। इसी को हम लंबन कहते हैं। डेफिनेशंस मैंने बोर्ड पर लिख दी है। जब किसी वस्तु को हम दूर की वस्तु के सापेक्ष दो विभिन्न स्थानों से देखते हैं तो उस वस्तु के कोणीय परिवर्तन को ही हम क्या कहते हैं? लंबन कहते हैं। या उस वस्तु की स्थिति हमें बदलती हुई दिखाई देती है, इसे हम लंबन कहते हैं। ए से बी के बीच की दूरी, ऑब्जर्वेटरीज के बीच का डिस्टेंस, प्रेक्षण स्थलों के बीच की दूरी को हम आधार कहते हैं या बेसिस कहते हैं। इस एंगल को मापकर, मेजर करके हम डिस्टेंस, एस की डिस्टेंस ए पॉइंट और बी पॉइंट से निकाल सकते हैं। तो व्हेन वी ऑब्जर्व एन ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट फ्रॉम टू डिफरेंट लोकेशंस प्रेजेंट ऑन अर्थ, देन द सिचुएशन ऑफ ऑब्जेक्ट सीम्स टू बी चेंज्ड, apparent angular shift occurs in that object and this process is known as parallax। यहाँ से भी आप डेफिनेशंस को नोट कर सकते हैं। आगे मैं चलता हूँ प्रिंसिपल ऑफ पैरालेक्स मेथड। अब पैरालेक्स मेथड में आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि हमें एक रिलेटिव ऑब्जेक्ट चाहिए। बहुत दूर की वस्तु के सापेक्ष हम उस वस्तु को देखेंगे जिसकी दूरी अर्थ से हम निकालना चाह रहे होंगे। इसका मतलब है सबसे दूर के स्टार की जो डिस्टेंस है, फार अवे जो स्टार्स हैं बहुत ऊंचाई पर, उनकी डिस्टेंस हम नहीं निकाल सकते हैं, उनको हम रिलेटिव मानेंगे। उनके सापेक्ष हम किसी नीचे वाले स्टार को देखेंगे और उसकी दूरी को निकालेंगे। इसलिए सबसे ऊंचे स्टार की दूरी पैरालेक्स मेथड से हम निकाल नहीं सकते हैं। इसका प्रिंसिपल को आप समझेंगे, प्रिंसिपल ऑफ पैरालेक्स मेथड। आप ये सब पढ़े हुए हो। अगर एंगल छोटा है, ये जो बनने वाला एंगल है थीटा, अगर ये छोटा है, स्मॉल है, तो हम लगा सकते हैं कोण इक्वल टू चाप अपॉन त्रिज्या। ये ए ऑब्जर्वेटरी, ये बी ऑब्जर्वेटरी, ये दोनों हमारे प्रेक्षण स्थल, इसके बीच का डिस्टेंस हम बी मानेंगे और हम लगा सकते हैं एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। इस फॉर्मूले का यूज करके ये डिस्टेंस d हम निकाल सकते हैं। ये हमारा कोई स्टार है, एस है। इस d को मैं यहाँ बना दे रहा हूँ, अंदर ही बनाऊंगा, ये d है। कैसे निकाल सकते हैं? यहाँ तो हम हैं, यहाँ से हम एक वर्टिकल लाइन डालेंगे, ये वर्टिकल लाइन, यहाँ से भी एक वर्टिकल लाइन डालेंगे, यहाँ से भी एक वर्टिकल लाइन डालेंगे। ये वर्टिकल लाइन हमने डाल दी। पहले हमने ये एंगल माप लिया, इसको θ1 कहा। ये वाला एंगल मान लिया, ये भी θ2 θ1 बराबर ही आएंगे अगर हम यहाँ नापेंगे तो। और ये थीटा जो बीच वाला है, ये इस एंगल को हम दो टुकड़ों में तोड़ सकते हैं। एक एंगल ये, एक एंगल ये वाला जो एंगल है ये वाला एंगल θ1 के इक्वल है, अल्टरनेटिंग एंगल है। ये वाला एंगल ये θ2 के इक्वल है, ये भी अल्टरनेटिंग एंगल है। अगर इन दोनों को थीटा हम समान मान लेंगे, दोनों एंगल समान रहेंगे, तो ये पूरा एंगल थीटा ये पूरा एंगल 2θ हो जाएगा। और आर्क अपॉन रेडियस से 2θ इक्वल टू चाप हमारा ए बी अपॉन रेडियस, ये डिस्टेंस, रेडियस मतलब यहाँ डिस्टेंस है, ए बी अपॉन डी। इसका यूज करेंगे, डिस्टेंस हमें निकालना है, तो ए बी अपॉन 2θ। ये प्रिंसिपल है पैरालेक्स मेथड का। डिस्टेंस अगर हम किसी स्टार की चाहते हैं तो ऑब्जर्वेटरी के बीच की डिस्टेंस ए और बी ये हमें पता होती है, क्योंकि हम अर्थ पर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाते हैं। 2θ ये हम इस तरह से मेजर करते हैं और हम पता लगा लेते हैं डिस्टेंस का उस
दूरस्थ स्टार की डिस्टेंस का। अभी आपके दिमाग में क्वेश्चन उठ रहे होंगे कि आर्क ये तो है ही नहीं, आर्क तो कैसा होता है, ऐसे आर्क मानते हैं आप। ये सर्कल कोई बनाया आपने, ये बड़ा सा सर्कल बना दिया, इस सर्कल का सेंटर O है। अब आपको कहा जाता है कि भाई आर्क बताओ, आप ऐसे बताते हो, ये रेडियस है, रेडियस को हम डिस्टेंस बता रहे हैं, ये सब जगह समान होगी, ये आर्क है, ये मेरा A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, तो आपके दिमाग में आर्क है कर्व्ड, कर्व्ड लाइन, वक्री लाइन को आप आर्क कहते हो। ये तो सीधी सी लाइन है, A और B तो स्ट्रेट लाइन है। प्रिंसिपल में आप इतना ही लिखोगे, जब कोण बहुत छोटा हो, इफ एंगल्स आर वेरी स्मॉल देन एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस फॉर्मूला इज यूज्ड फॉर कैलकुलेशन। तब कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या का प्रयोग गणनाओं के लिए किया जा सकता है। ये छोटा सा प्रिंसिपल है। ये एंगल कैसे नापते हैं, पहले इसको सीख लें हम। हमारे पास एक थियोडोलाइट नाम का उपकरण होता है, थियोडोलाइट, इसको बिकोण मापी भी कहते हैं। ऐसे ये उपकरण होता है। यहाँ हम एक स्केल को कस देते हैं, जहाँ क्या है 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, इस तरह के एंगल, इस तरह के साइन यहाँ लगे होते हैं। एक हम मूविंग टेलीस्कोप यहाँ लगाते हैं। मूविंग टेलीस्कोप, मूविंग टेलीस्कोप का मतलब ये चल सकता है। अगर हमें दूरस्थ स्टार को देखना है तो इसको हम ऐसे ले आएंगे, स्ट्रेट पे जाना है, पहले स्ट्रेट पे देखा, फिर मान लीजिए हमारा स्टार इधर है जिसकी डिस्टेंस हम निकालना चाहते हैं, दूर वाले स्टार को, दूर वाली वस्तु को हमने यहाँ से देखा, फिर टेलीस्कोप को घुमा के यहाँ लाए, तो यहाँ से यहाँ जितना एंगुलर विस्थापन होगा, जितना कोण ये टेलीस्कोप चलेगा, उसी को हम मान लेंगे ये कोण एंगल, तो हम नाप सकते हैं। ये फिक्स रहता है, ये स्केल फिक्स रहता है, लेकिन ये ऊपर जो टेलीस्कोप है ये मोबाइल है, चलता हुआ है, इसको हम ऐसे भी सेट कर सकते हैं और इस पूरी रेंज में इसको हम सेट कर करके एंगल को मेजर कर सकते हैं। इस तरह से हम थियोडोलाइट से एंगल को माप लेते हैं, इसको माप लेते हैं, इसको माप लेते हैं, तो ये ज्योमेट्री से से 2 थीटा के बराबर हो जाता है और हम ये वाला सूत्र उपयोग करते हैं। जरूरी नहीं है कि ये थीटा दोनों इक्वल हों, ये θ1 भी हो सकता है, ये θ2 भी हो सकता है। अगर ये एंगल अलग आता है, ये एंगल अलग आता है, तो ये θ1 हो जाएगा अल्टरनेटिंग एंगल, ये θ2 हो जाएगा। दोनों को जोड़ के हम थीटा की जगह लिखेंगे फिर θ1 प्लस θ2 इक्वल टू AB अपॉन D, क्योंकि यहाँ एंगल अलग अलग हो जाएंगे। तो कैसे भी प्रारूप में आप इसको पढ़ सकते हो। ये पैरालेक्स मेथड का, लंबन मेथड का प्रिंसिपल है। आप बेसिस समझ गए हैं, दो प्रेक्षण स्थलों के बीच की दूरी बेसिस कहलाती है। थोड़ा सा हम पढ़ेंगे थर्ड, कंडीशंस ऑफ पैरालेक्स मेथड। कौन सी कंडीशंस में हम पैरालेक्स मेथड को यूज कर सकते हैं। अभी आपके दिमाग में एक सिंपल सी चीज आ गई। लंबन विधि में हम क्या करते हैं, ये हमारा डिस्टिंक्ट स्टार है, बहुत दूर जो स्टार है वो ये है डिस्टिंक्ट स्टार। हम किसी मीडियन स्टार जो मध्य की दूरी पर है, उसको मीडियन स्टार को, मध्य के स्टार को पृथ्वी पर किसी 2 लोकेशन से देखेंगे और पृथ्वी पर किन्हीं 2 लोकेशन से हम देखने के लिए कुछ यूज करेंगे अभी थोड़ी देर बाद। ये ए पॉइंट है, ऑब्जर्वेटरी ये है, ये ऑब्जर्वेटरी बी है, और ए से बी के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो बेसिस कहलाता है। ये बेसिस बी है, इसको मैंने बी से मिलाया। मैं इसको देखना चाह रहा हूँ, किससे कंपैरिजन में देखना चाह रहा हूँ, डिस्टिंक्ट स्टार के सापेक्ष। पैरालेक्स मेथड को हम यूज कब कर सकते हैं, यहाँ से आपको आइडिया मिलेगा। यहाँ देखो मैंने बहुत सारे एंगल बनाए हैं, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल। आप सभी सहमत होंगे यहाँ ए से बीच की डिस्टेंस बहुत ही कम है। ये जो बेस है मैंने बहुत छोटा लिया है और बोर्ड पर ही मैं ई पॉइंट पर पहुंचा हूँ, ए बी सी डी ई। क्या आप बता सकते हैं कौन से पॉइंट पर एंगल छोटा है? यहाँ से लगातार एंगल छोटा होता गया। ये मैं बोर्ड पर ही चल रहा हूं। और अब आप इमेजिन कीजिए, कल्पना कीजिए कि आपको कहां जाना है, अरबों किलोमीटर दूर कोई स्टार है, वहां तक देखना है। उस दूरी पर स्थित स्टार से ए और बी के बीच का एंगल कितना छोटा बनेगा आप कल्पना ही नहीं कर सकते, उसको आप मेजर कर ही नहीं सकते। तो इसकी कंडीशन क्या बनेगी, जितने आप ऊपर चले जाओगे
उतना एंगल ये छोटा होता जाएगा। और ये हमारा जो थियोडोलाइट है इससे भी एंगल नापने लायक तो हो, मीजरेबल तो हो। तो क्या कर सकते हो आप, आपके हाथ में क्या है, डिस्टेंस तो उसकी कम हो नहीं सकती, वो तो फिक्स डिस्टेंस पर है तारा। हम इसको बढ़ा देंगे। अगर आप ए को इधर लाते हो, बेस को आपने बढ़ा दिया, ये बी है और ये ए है, आपने अगर बेस को बढ़ा दिया तो आप देखेंगे अब ए और बी से जो एंगल बनेगा वो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा। लेकिन ये अभी बोर्ड पर आपको बड़ा दिखने लगा। इतनी ऊंचाई पर अरबों किलोमीटर जाओगे तो ए भी कुछ नहीं है। तो हमें 2 पॉइंट अभी मिलते हैं कंडीशंस में, थीटा शुड बी वेरी स्मॉल, थीटा शुड बी वेरी स्मॉल। और थीटा कौन सा, ये वाला थीटा, ये वाला थीटा। जिस स्टार को आप देखना चाह रहे हो ये एस है, ये एस डैश है। इस एस स्टार को आप इसके परिप्रेक्ष्य, इसके रेस्पेक्ट देखना चाह रहे हो, तो ये वाला जो एंगल है, जो आप कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस में यूज करोगे, ये वाला एंगल छोटा होना चाहिए। क्योंकि जब एंगल छोटा होता है तभी आप वो फॉर्मूला यूज कर पाते हो, आर्क अपॉन रेडियस। तो पहली कंडीशन, स्टार जिसकी दूरी हम निकालना चाह रहे हैं, उस स्टार पर जो आप कोण बनाएंगे दोनों दिशाओं से, डिफरेंट लोकेशन से, वो कैसा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। दूसरी चीज, ए और बी बेस ज्यादा बड़ा होना चाहिए। अगर ए और बी के बीच की दूरी पर्याप्त होना चाहिए। सेकंड आप लिखोगे, सेकंड में बेस शुड बी सफिशिएंट लॉन्ग। जो आपका बेस है, ए और बी के बीच की डिस्टेंस है, वो पर्याप्त ज्यादा होनी चाहिए। पर्याप्त ज्यादा क्यों होनी चाहिए, पर्याप्त ज्यादा इसलिए होनी चाहिए कि जो दूर स्टार है जिसको आप देखना चाह रहे हो, एस स्टार को, उस पर ए और बी कम से कम मीजरेबल एंगल तो बना सके। तो ए और बी के बीच की डिस्टेंस बहुत ज्यादा होना चाहिए। तीसरी चीज आपको थर्ड कंडीशन याद रखनी पड़ेगी कि डिस्टिंक्ट स्टार should be assumed, मानेंगे हम, जो दूरस्थ स्टार है वो इतनी दूरी पर होना चाहिए, so that all rays coming from that star will fall perpendicular on observatories। हिंदी में देखेंगे, दूरस्थ जो स्टार है जिसके सापेक्ष हम उस स्टार को देखेंगे जिसकी दूरी हमें चाहिए, तो सबसे दूरी का स्टार इतनी ज़्यादा दूरी पर होना चाहिए कि उससे गिरने वाली किरणें जो हमारी ऑब्जर्वेटरीज हैं वहाँ परपेंडिकुलर ही गिरें। ए पर भी, इसको समझाने के लिए, अब यहाँ से आपने नोट कर लिया हुआ तो ये स्क्रीनशॉट से भी कर लें, यहाँ समझाने के लिए मैं इसको ले रहा हूँ। जैसे यहाँ हमारा ए ऑब्जर्वेटरी है, ए पॉइंट है जहाँ हम 2 डिफरेंट लोकेशन से देख रहे हैं, एक ए से देख रहे हैं, एक बी से देख रहे हैं। तो स्टार हमारा इतनी दूर होना चाहिए कि उससे जो लाइन हो, रे चलें, प्रकाश की किरण, उससे चलने वाली जो रेज हैं वो हमेशा जहाँ जहाँ भी हम देखें, चाहे हम ए पॉइंट से देखें तो भी परपेंडिकुलर पड़ेंगी, चाहे बी पॉइंट से देखें तो भी परपेंडिकुलर पड़ेंगी। ये ठीक उसी तरह है जैसे ठीक 12 बजे आप चंदेरी में खड़े होकर सूरज को देखिए, वो आपके परपेंडिकुलर दिखेगा। इंदौर में आपका कोई फ्रेंड रहता है, फोन करके आप उसी वक्त उससे बोलो कि भाई सूरज कहाँ है, तो वो क्या कहेगा, वो भी कहेगा कि सूरज मेरे ऊपर चमक रहा है। आप भी कहेंगे सूरज मेरे ऊपर चमक रहा है। मतलब चंदेरी में भी सूरज से चलने वाली किरणें परपेंडिकुलर हैं, इंदौर में भी सूरज से चलने वाली किरणें परपेंडिकुलर हैं। सूरज कम दूरी पर है, रिलेटिव बहुत ज़्यादा दूर है लेकिन फिर भी कम दूरी पर है। हम जो तारा चुनेंगे वो सूरज से भी किलोमीटरों दूर होगा। इसका अर्थ यह है उस स्टार से, उस दूरस्थ तारे से चलने वाली प्रकाश किरण, चाहे हम पृथ्वी तल पर कहीं भी खड़े हो जाएं,
किन्हीं भी दो स्थानों पर खड़े हो जाएं, जैसे हम चंदेरी और इंदौर की बात कर रहे हैं सूरज के सापेक्ष, चंदेरी और दिल्ली की बात भी कर सकते हो सूरज के सापेक्ष, चंदेरी और चंडीगढ़ की बात भी कर सकते हो सूरज के सापेक्ष। तो ऐसा डिस्टिंक्ट स्टार जो इतनी दूरी पर है, सूरज से भी ज्यादा दूरी पर है, तो दुनिया में आप कहीं भी खड़े हो जाओ, दिल्ली में खड़े हो जाओ, न्यूयॉर्क में खड़े हो जाओ, 12 बजे या उससे चलने वाली प्रकाश किरण उस पर कैसे पड़ेगी? परपेंडिकुलर पड़ेगी। ऐसा हम इमेजिन करते हैं, कल्पना करते हैं। और सूर्य के उदाहरण से इसको ध्यान रखना, कंफ्यूजन की बात नहीं है। यदि कोई स्टार बहुत ज़्यादा ऊपर है और बहुत ज़्यादा बड़ा है तो ऐसा ही होता है जैसा हम सूरज को देखते हैं, चंदेरी से भी परपेंडिकुलर और इंदौर से भी परपेंडिकुलर। तो ये आपकी थर्ड कंडीशंस होगी जब आप पैरालैक्स मेथड को यूज करेंगे। फोर्थ कंडीशन, चौथी स्थिति और चौथी शर्त आपकी होना चाहिए, ये आप सर्किल देखें, इस वृत्त में ये डिस्टेंस है, ये रेडियस है, रेडियस को मैं डिस्टेंस से डी से डिनोट कर रहा हूं। अगर आपने ये कोण को और छोटा किया, अभी ये बी है, ये बेस है आपका, ए बी को आप बेस मान रहे हो, लेकिन ये बेस अभी कर्व्ड दिख रहा है आपको, वक्रीय दिख रहा है। वक्री इसलिए दिख रहा है कि डी और बी लगभग कैसे जा रहे हैं आपके? बराबर हैं। डी और बी बराबर जा रहे हैं। अब मैं एक कंडीशन आपको देता हूं, बी बहुत छोटा हो डी से। ये जो रेडियस है इसके कंपैरिजन में ये जो आर्क है डिस्टेंस बी, ये बहुत छोटी हो, ये कंडीशन मैं आपको दे रहा हूं। तो आपको ये छोटा करना पड़ेगा। देखो ये एंगल आपने छोटा कर दिया, ये वाला एंगल छोटा हो गया। अब आपका बेस ये बचेगा, ये वाला बेस बचेगा। तो ये वाला बेस, इस वाले बेस जो अभी आपका बेस था ये वाला, इसकी कंपैरिजन में ये वाला बेस देखिए स्ट्रेट लाइन हो गया। तो स्ट्रेट लाइन कब हो जाएगा? वो फोर्थ कंडीशन है। यदि डी ज़्यादा बड़ी होगी और बी छोटी होगी, इफ अगर हम स्टार के रूप में इसको लिखना चाहते हैं, वो बहुत दूर है, ये तो हमने बोर्ड पर ही सर्कल बना लिया तब भी हमें स्ट्रेट लाइन दिख गई। अगर स्टार की डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, स्टार की डिस्टेंस मतलब डी रेडियस, स्टार की डिस्टेंस अगर बहुत ज़्यादा है और आर्क हमारा छोटा है उससे कंपेरिजन में, बेसिस आधार हमारा छोटा है, ऑब्जर्वेटरी के बीच का डिस्टेंस छोटा है, तब हम क्या लिख सकते हैं? देन स्ट्रेट लाइन इज सपोज टू बी आर्क। तो जो आपके दिमाग में आर्क का प्रारूप घूम रहा है कि ये कर्व्ड लाइन ही आर्क होती है, ऐसा नहीं है। अगर डी डिस्टेंस ये ज़्यादा बड़ी है और बेस आपका छोटा है, बेसिस आपका छोटा है, तब स्ट्रेट लाइन भी आर्क के जैसा हो सकता है। स्ट्रेट लाइन को भी आप आर्क के समतुल्य मान सकते हैं, चाप के समतुल्य मान सकते हैं। ये कंडीशंस हमने लगाई जब भी हम पैरालैक्स मेथड का यूज करेंगे। अब हम देखेंगे पैरालैक्स मेथड से कैसे हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, लंबन विधि से कैसे हम अपने स्टार की डिस्टेंस को पता कर सकते हैं। ये एस स्टार है, इसकी डिस्टेंस को हम नापना चाह रहे हैं। ऑब्जर्वेटरी देखिए मैंने क्या किया, अर्थ, मैंने अपने फ्रेंड को कहा कि भाई अर्थ के एक छोर पर तुम खड़े हो जाओ, एक छोर पर मैं खड़ा हो जाता हूँ। ये अभी मैंने अर्थ बनाई हुई है, ये अर्थ है, ये पृथ्वी ही है पूरी। पृथ्वी के एक एंड पर ए है और पृथ्वी के दूसरे एंड पर बी है। आपको पता है मीजरेबल एंगल हो तो ए और बी की बीच की डिस्टेंस को आप बढ़ाओ। मैं कितना बढ़ा सकता हूँ पृथ्वी पर? पृथ्वी के एक छोर से दूसरे छोर तक बढ़ा सकता हूं। और ये देखो, ये पृथ्वी का व्यास है और पृथ्वी का व्यास कितना होता है? 12750 किलोमीटर, 12,750 किलोमीटर व्यास है। ये पृथ्वी के एक सिरे पर मैं खड़ा हूं, किसी जगह पर वो ए है, दूसरे सिरे पर मेरा फ्रेंड खड़ा है, वो बी है। क्या इससे अधिक दूरी अर्थ पर हो सकती है? इससे अधिक दूरी अर्थ पर नहीं हो सकती। तो ए और बी के बीच की डिस्टेंस को हमने मैक्सिमम कर दिया। अर्थ पर हम जितना करना चाह रहे हैं, ताकि बहुत दूर स्थित जो स्टार, ये बहुत दूर है, ये मैंने बहुत पास दिखाया है लेकिन है ये दूर, बहुत दूर है ये स्टार। इस स्टार पर ए और बी से बनने वाला एंगल मीजरेबल हो, मापने योग्य हो, इसके लिए मैंने ए और बी को मैक्सिमम डिस्टेंस पर अर्थ में ले लिया। ये देखें, एस से मैंने ए को मिला दिया, बी को मिला दिया, तो ये मेरा बेसिस है। स्टार की डिस्टेंस ए पॉइंट से भी डी है और बी पॉइंट से भी डी है। स्टार की डिस्टेंस कितनी है? डी है।
दोनों ही जगह से। क्या डी बहुत बड़ा है? इस 12,750 किलोमीटर के कंपैरिजन में भी अरबों किलोमीटर दूर जो तारा है उसकी डिस्टेंस डी बहुत ऊपर है, वो ज़्यादा बड़ी है। यहाँ भी ये कंडीशन फॉलो होती है। बी 12,750 किलोमीटर का भी बी है, बेसिस है, ये भी आधार छोटा है। जो डिस्टेंस हम नापना चाह रहे हैं स्टार के उसके कंपैरिजन में, उस पर ये मेजरेबल एंगल बनाता है। अब हमारे पास थियोडोलाइट है। थियोडोलाइट से हम क्या करेंगे? थियोडोलाइट से हम सबसे दूर के तारे को देखेंगे। सबसे दूर का तारा हम असम्पशन मान चुके हैं, पढ़ चुके हैं। सूरज इंदौर में भी सर पे चमकता है 12 बजे, चंदेरी में भी सर पे चमकता है। उससे भी दूर कोई स्टार है, उससे चलने वाली प्रकाश किरण ए पर भी कैसी रहेगी? परपेंडिकुलर। बी पर भी कैसी रहेगी? इसको आप परपेंडिकुलर बनाइएगा, परपेंडिकुलर रहेगी। बी पर भी कैसी आएगी? लंबवत आएगी। आप स्केल से अच्छे से बना लीजिएगा। ये बी पर, इसको मैं मिटा रहा हूं। बी पर भी कैसी आएगी? परपेंडिकुलर आएगी। ये सब कहां से चल रही हैं रेस? जो दूरस्थ स्टार है जिसके सापेक्ष हम इसको देख रहे हैं उससे चलने वाली रेस, चाहे हम ए पॉइंट पर खड़े हों चाहे हमारा फ्रेंड बी पॉइंट पर खड़ा हो, दोनों पर परपेंडिकुलर पड़ती हैं। यहाँ हम थियोडोलाइट का यूज करेंगे, ये θ1 निकाल लेंगे। फ्रेंड से कहेंगे तू भी थियोडोलाइट का यूज कर, θ2 निकाल लेगा। यहाँ हम सेंटर से इस बेसिस पर एक लंब डाल देते हैं। तो ये वाला देखिए, ये θ1 है तो एकांतर कोण से ये भी θ1 है, ये θ2 है तो अल्टरनेटिव एंगल से ये भी θ2 है। तो ये पूरा एंगल हो गया θ1 प्लस θ2। लगा देंगे हम एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस लगाएंगे, θ1 प्लस θ2 एंगल हो गया। आर्क, ये स्ट्रेट लाइन भी आर्क मान सकते हैं क्योंकि ये बी है। बी बहुत छोटा है किससे? बी बहुत छोटा है उस डिस्टेंस से जो हम मापने जा रहे हैं। तो कोण, ये जो स्ट्रेट लाइन है ये भी आर्क के जैसा, हम चाप के जैसा ले सकते हैं। तो चाप की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? ए बी अपॉन रेडियस डी है, वही डिस्टेंस जो आप मापना चाहते हो डी। तो यहाँ से डी इक्वल टू आपका आएगा, ए बी आपको पता है 12,750 किलोमीटर अपॉन, किलोमीटर को हम नहीं लिखते, यूनिट सीधा लिख देंगे, अपॉन एंगल कौन सा है? θ1 प्लस θ2। और इसको हम मेजर कर सकते हैं। इसका यूज करके ये हमें पता है पृथ्वी का व्यास, डायमीटर ऑफ अर्थ, θ1 प्लस θ2 थियोडोलाइट से हम निकाल के मेजर कर लेंगे तो ये डिस्टेंस आ जाएगी। यही तो हमें चाहिए, स्टार की दूरी। अब सवाल ये उठा कि इससे भी उतने ऊंचे स्टार की दूरी हम नहीं निकाल पाए जो हम निकालना चाहते हैं, क्योंकि पृथ्वी सीमित है, उसके व्यास से ज़्यादा दूरी पर तो हम खड़े हो नहीं सकते। ऑब्जर्वेशंस लेके, ऑब्जर्वेटरी को, प्रेक्षण स्थलों को इससे ज़्यादा दूर हम नहीं बना सकते। तब हमने एक और तरीका खोजा, बड़ा इंटरेस्टिंग तरीका है। हम ये जानते हैं कि पृथ्वी जब सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है तो वो 1 साल में लगाती है, 12 महीने में लगाती है। हमने ये मान लिया ये सन है, ये सन है। अर्थ जो अधिकतम डिस्टेंस ट्रेवल करती है, उनकी जो 36 डिस्टेंस अधिकतम होगी, मैक्सिमम, वो होगी ये वाली डिस्टेंस। ये वाली डिस्टेंस हमें पता है। देखो ये अर्थ है, ये अर्थ है, ये अर्थ है, पृथ्वी है। ये जो गोलाकार भाग या अंडाकार भाग ये मैंने बनाया हुआ है, ये पृथ्वी का पथ है, पृथ्वी का रास्ता है जिस पर वो चक्कर लगाती है। ये पृथ्वी नहीं है, पृथ्वी ये है और ये पॉइंट को मैं ये कहूँगा, ये वाला पॉइंट इस सरफेस पर। ऐसे ये अर्थ ये है, ये पूरी पृथ्वी है और इस वाले पॉइंट को मैं बी कहूँगा। ये सन है, ये अर्थ ए कंडीशन में है, ये बी कंडीशन में है। ए कंडीशन से बी कंडीशन में कब आएगी? 6 महीने बाद, 6 माह बाद, आफ्टर 6 मंथ, 6 माह बाद हम अर्थ चक्कर लगाएगी। देखो यहाँ पहुँचेगी, यहाँ पहुँचेगी, ऐसे पूरा चक्कर लगाते हुए जब अर्थ यहाँ पहुँच जाएगी, देखें आप, ऐसे घूमती घूमती ये पॉइंट कहाँ पहुँच जाएगा? बी पे। ये अर्थ पूरी घूम के यहाँ पहुँच जाएगी। तो इस पोजीशन ए और इस पोजीशन बी, उनके बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस कितनी है? यहाँ से यहाँ तक। और ये डिस्टेंस हमें पता है, ये होती है लगभग 3 × 10⁸ किलोमीटर। और ये 12,750 किलोमीटर
पृथ्वी का जो डायमीटर है उससे बहुत बड़ा डिस्टेंस है, तो आपने बेस बढ़ा लिया, ए और बी के बीच का डिस्टेंस बढ़ा लिया, तो जो तारा आप पृथ्वी के दो छोरों पर खड़े होकर देख पा रहे थे उससे भी ऊंचा तारा आप देख सकते हो, क्योंकि उस तारे पर भी, उस स्टार पर भी अब मेजरेबल एंगल बना सकते हो, क्योंकि ए और बी के बीच की डिस्टेंस आपने बढ़ा ली। तो जो तारा हम पिछले ऑब्जर्वेशन में देख पा रहे थे, पिछले प्रेक्षण में देख पा रहे थे, उससे ऊपर का नहीं देख पा रहे थे, क्योंकि पृथ्वी का व्यास था 12,750 किलोमीटर और ए और बी के बीच की डिस्टेंस जब हम इतनी लेते हैं तो किसी तारे तक हम मेजरेबल एंगल बना पाते हैं। अगर उससे ऊपर वाला तारा देखना चाहते हो तो ए और बी के बीच की डिस्टेंस 12,750 किलोमीटर से बढ़ाओगे तो आप इस मेथड से कितना जा सकते हो, 3 × 10⁸ किलोमीटर तक बढ़ा सकते हो। तो हमने ए और बी के बीच का डिस्टेंस बढ़ा लिया, बेस का लेंथ बढ़ा लिया। अब और भी ऊपर स्टार को देख सकते हैं, क्योंकि उस स्टार पर जब हम एंगल बनाएंगे ए और बी से वो मेजरेबल बन जाएगा, उसको हम मेजर कर सकते हैं अपने थियोडोलाइट की मदद से। मैं अभी ए पे खड़ा हो गया, ये इस पर मैं ही खड़ा हूं, यहां मेरी पोजीशन है ए। मैंने सबसे पहले क्या देखा, डिस्टिंक्ट स्टार, दूरस्थ स्टार को देखा, और दूरस्थ स्टार इतनी दूर है, फार अवे स्टार इतनी दूर है कि उससे आने वाली किरण ए पर भी परपेंडिकुलर आएगी और बी पर भी कैसी आएगी, परपेंडिकुलर आएगी। तो यहाँ कोई विवाद नहीं रहा, ये परपेंडिकुलर आएगी हमेशा। हमने एक स्टार को चुना, यहाँ हम देखना चाहते हैं, ये हमारा स्टार है जिसकी डिस्टेंस हमें निकालना है। इसको हमने ए से मिलाया क्या, हमने अपने थियोडोलाइट का यूज किया और इस डायरेक्शन में एस स्टार को देख लिया, इसको फिर वहीं नॉर्मल डाल दिया। तो ये एंगल θ1 मान लेते हैं, ये एंगल θ2 कैसे निकालेंगे, थियोडोलाइट से बता ही दिया मैंने। एक बार चल दूरदर्शी को, मोबाइल टेलीस्कोप को दूरस्थ स्टार के लिए सेट कर लेंगे, फार अवे स्टार के लिए, और एक बार जिस स्टार को आप देखना चाह रहे हो उसके लिए सेट कर लेंगे। θ1 निकल जाएगा, तो ज्योमेट्री से ये और ये अल्टरनेटिव एंगल हैं, ये भी θ1। अब मैं 6 महीने इंतजार करूंगा एक ऑब्जर्वेशन के बाद। ठीक 6 महीने के बाद मैं कहाँ हूँ, मैं यहाँ खड़ा हूँ पृथ्वी पर, मैं यहाँ खड़ा हूँ। अब पृथ्वी घूम गई, घूमते यहाँ अपने चक्कर लगाते हुए पृथ्वी यहाँ पहुँच गई। ऐसे घूमते अपनी धुरी पर भी घूम रही है, तो यहाँ ऐसी है, ये पॉइंट इधर है, तो उस तरफ जाके ये पॉइंट इस तरफ हो जाएगा। और मैं 6 महीने बाद, मैं खुद ही, मुझे पता नहीं लगा, 6 महीने बाद बी पॉइंट पर पहुँच गया। 6 महीने बाद मैं जब ऑब्जर्वेशन लूँगा तो मुझे पता है कि मैं पहले ए पॉइंट पे था 6 महीने पहले, 6 महीने बाद अब मैं यहाँ पहुँच गया हूँ। फिर थियोडोलाइट सेट करूँगा, ये θ2 निकाल लूँगा, सबसे दूर का स्टार देखूंगा, वहाँ से रेस तो परपेंडिकुलर ही आ रही होंगी। फिर मैं जिस स्टार को देखना चाहता हूँ, जिसकी दूरी मुझे ज्ञात करनी है, उस डिस्टेंस को देखूंगा, ये θ2 पता कर लूँगा। θ1 ये बराबर हैं, θ2 ये बराबर हैं, तो ये वाला एंगल मुझे मिल गया। कितना है, θ1 + θ2। ये डिस्टेंस बहुत बड़ी है, ये जो d है ये बहुत बड़ी है, हमारे बेस से अब भी बहुत बड़ी है। तो मैं लगा सकता हूँ आर्क θ1 + θ2, कोण इक्वल टू एंगल इक्वल टू आर्क कितना है, ए बी ये पता है, अपॉन रेडियस कितनी है, डी बराबर हो जाएगा ए बी अपॉन θ1 + θ2। इस फॉर्मूले का यूज करते हुए दूरस्थ तारे की दूरी हम पृथ्वी तल से ज्ञात कर सकते हैं। वी कैन फाइंड आउट द डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट स्टार फ्रॉम द अर्थ। ये पैरालेक्स मेथड के बारे में सारी इंफॉर्मेशन है जो आपके लेवल पर आपको पता होना चाहिए। अगले वीडियो लेक्चर में ट्रिगोनोमेट्रिक मेथड और एरर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।